हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। मैं प्रीति राजपूत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मेरी इससे पहले एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें मैंने इतिहास का सामान्य परिचय पढ़ाया था। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान का इतिहास शुरू करने से पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत की अगर बात करें तो राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत दो हैं। एक तो है अपना पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? ये पुरातात्विक वो होते हैं जब किसी टीले की खुदाई में जब वहाँ से कुछ परतें मिलती हैं क्रमिक रूप से, और वहाँ से जो सामग्रियाँ मिलती हैं उनके अध्ययन जब हम करते हैं तो उससे जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत। जैसे किसी धातु पर या किसी पत्थर पर जो लेख लिखे जाते हैं वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरी तरफ साहित्यिक स्रोत की अगर बात करी जाए तो साहित्यिक स्रोत में सब जानते ही हैं, जो साहित्य के रूप में जैसे अलग अलग भाषाओं में जो साहित्य रचे गए इतिहास में अलग अलग, तो उनसे जो जानकारी प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में एक तो आते हैं अभिलेख, एक आते हैं ताम्रपत्र, एक आते हैं मुद्रा, स्मारक या मूर्ति आदि, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, भवन। तो इनसे इन पे लेख लिखे होते हैं तो उस समय की हमें इनसे जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों में संस्कृत, राजस्थानी, हिंदी, प्राकृत भाषा आदि में उस समय जो साहित्य रचा गया वो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आता है। पुरातात्विक स्रोत जो है ये सबसे प्रामाणिक माने जाते हैं। दोनों साहित्य स्रोतों की अगर बात करी जाए तो सर्वाधिक प्रामाणिक जो माने जाते हैं वो पुरातात्विक माने जाते हैं। पुरातात्विक का अर्थ क्या होता है ये इसको हम देखते हैं अच्छे तरीके से। वह विज्ञान जो हमें एक व्यवस्थित तरीके से पुराने टीलों की खुदाई में मिली क्रमिक परतों और प्राप्त हुई सामग्री से उस समय के लोगों के जीवन और सभ्यता को जानने में हमारी मदद करते हैं। जब किसी स्थान की खुदाई की जाती है तो वहाँ से जो सामग्री प्राप्त होती है तो उनसे हमें पता चलता है कि यहाँ के लोग किस तरीके से रहते थे, कैसे घर बनाते थे, कैसे जीवन यापन करते थे, या कैसे वस्त्र पहनते थे, या किस तरीके का खान पान उनका होता था, रहन सहन होता था, या किस तरह सभ्यता होती थी। नगरीय सभ्यता होती है, नगर में रहने वाले लोग थे, या ग्रामीण सभ्यता होती है। इस तरीके से हमें इसका पता चलता है। दूसरी तरफ ये देखने के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे पुरातात्विक स्रोत है, इन सब की खोज करता कौन है, खुदाई जो ये होती है, उत्खनन होता है, वो कौन करता है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके लिए एक विभाग बनाया गया। तो उस विभाग का नाम है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये जो विभाग है यही पुरातात्विक जो स्रोत होते हैं उनका उत्खनन करता है। उत्खनन के बाद वहाँ से जो सामग्रियाँ मिलती हैं, जो क्रमिक परतें मिलती हैं, उन सब का वो सर्वेक्षण करता है। उसके बाद उन सब चीज़ों का संग्रहण करता है, फिर उनका अध्ययन किया जाता है कि ये किस कालखंड की हैं। उसके बाद अध्ययन करने के बाद उनका प्रकाशन, ये सारे कार्य जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। अब ये देखें अपन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई, किसने की, ये भी क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ जाता है। तो इसकी जो स्थापना है वो 1861 ईस्वी में की गई, और किसके नेतृत्व में की गई ये भी ध्यान रखना है। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में की गई थी। इसके बाद ये तो अपना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग हो गया। इसके बाद अगर अपन देखें कि राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई या प्रारंभ कब हुआ, सर्वेक्षण कार्य राजस्थान में कब से प्रारंभ हुआ और किसने प्रारंभ किया। तो राजस्थान में अगर बात करें पुरातत्व 1861 में तो स्थापना हो गई है भारत में, और राजस्थान में उत्खनन कब से हुआ, राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य कब से हुआ। तो ये देखें राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ 1871 ईस्वी में, और किसने प्रारंभ किया ये भी ध्यान रखना है। तो ये प्रारंभ किया CL कार्लाइल ने।
तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होता है। भारत में अगर देखा जाए, स्थापना की बात करी जाए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की, तो 1861 में। उसके 10 साल बाद राजस्थान में उत्खनन प्रारंभ हुआ 1871 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई, तो अलेक्जेंडर कनिंघम। और राजस्थान में उत्खनन कार्य किसने प्रारंभ करवाया, तो ACL कार्लाइल ने। अब हम ये देखते हैं कि प्रमुख पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आते हैं, उन सब का हम अध्ययन करते हैं। तो पहला ही जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है वो है अभिलेख। अभिलेख क्या होते हैं, इस जो पुरातात्विक स्रोतों में भी अगर सबसे महत्वपूर्ण या सबसे विश्वसनीय जिनको माना जाता है वो अभिलेखों को ही माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि ये तिथि युक्त होते हैं और समसामयिक होते हैं। मतलब ये अभिलेख उसी टाइम लिखवाए गए थे जिस समय जिस राजा का शासन होता था, वो राजा लिखवाता था, तो उसमें उस समय की जानकारी होती थी। इन अभिलेखों में लिखवाया क्या जाता था, जो राजा लिखवाते थे उन राजा अपनी वंशावलियाँ लिखवाते थे, उनकी विजय, जो कहीं विजय प्राप्त करते थे उनको लिखवाया जाता था, या राजा वगैरह जो दान करते थे उसको लिखवाया जाता था, उनकी जो उपाधियाँ वो धारण करते थे वो लिखवाया जाता था, शासकीय नियम, विशेष घटनाएं आदि, इन सब का उल्लेख होता था। तो ये क्या होते थे, अभिलेख में इन सब का उल्लेख होता था। वंशावली, विजय, दान, उपाधि, शासकीय नियम, या उस समय जो विशेष घटनाएं होती थी उन सब का उल्लेख अभिलेखों में किया जाता था। अब अगर हम बात करें प्रशस्ति में बात करें, तो प्रशस्ति में क्या होता है, जिस अभिलेख में किसी विशेष शासक की उपलब्धियों की गाथा कही जाती है, उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, वो प्रशस्ति होता है। अब इसमें भी एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, एक शब्द के हेरफेर से ये पूरी चीज़ बदल जाती है। जैसे यहाँ पे अभिलेख है, वो शासक की उपलब्धियों का ही वर्णन है, लेकिन अभिलेख में तो वो प्रशस्ति हो जाता है। अगर वो साहित्य में है तो वो रासो कहलाता है। जैसे पृथ्वीराज रासो, प्रशस्ति की अगर बात करें तो प्रशस्ति में भी उपलब्धियाँ होती है और रासो में भी उपलब्धियाँ होती है शासक की। अब हम ये देखें कि वह कौन सा विज्ञान है जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। भाई अभिलेखों का जो वहाँ से उत्खनन हो रहा है तो उनका अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत होता है, विज्ञान की वह कौन सी शाखा है, तो वो शाखा है एपिग्राफी। ये भी ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं आती हैं जिनमें अलग हम ध्यान नहीं रख पाते कि किस शाखा में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसका तो छोटा सा नाम है एपिग्राफी, इसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि अभिलेखों में क्या क्या चीज़ें आती है। अभिलेख तो लिख दिया था अपन ने कि अभिलेखों में किसी धातु पर या पत्थर पर लेख लिखे जाते हैं। इसमें भी कौन कौन सी कैटेगरी आती है ये हम देखते हैं। तो अभिलेखों के अंतर्गत आते हैं शिलालेख, गुहालेख यानी गुफाओं में उत्कीर्ण गए ये लेख, स्तंभ लेख, किसी स्तंभ पर लेख लिखा गया वो भी अभिलेखों के अंतर्गत आता है, या मूर्ति लेख, मूर्तियों पर भी जो लेख लिखे होते हैं, तिथि लिखी होती है, तो वो सब भी अभिलेख के अंतर्गत आता है। ये तो हो गए अभिलेख क्या होते हैं, इसको समझ लिया। अब हम ये देखते हैं कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के मिलते हैं। अभिलेख लिखवाने की परंपरा किसने प्रारंभ की, तो भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य सम्राट अशोक के मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक जो था उसने बहुत से अभिलेख लिखवाए थे, और भारत में सबसे प्राचीन जो है, सबसे पुराने अभिलेख भी मौर्य सम्राट अशोक के मिलते हैं। और इसके अभिलेख इनको पाली, खरोष्टी इनमें मिलते हैं। अरेमाइक, शाहबाजगढ़ी इसके अभिलेख का नाम है। फ्लो में गलत बोल दिया मैंने। अब अगर हम ये देखें कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख किस शासक का है, विशेष रूप से किसी भाषा का अगर नाम लिया जाए तो संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा है संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, और ये किसने उत्कीर्ण करवाया, ये शक शासक रुद्रदामन ने उत्कीर्ण करवाया। अब ये देखते हैं कि राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा कौन सी है, तो मुख्य भाषा है संस्कृत और राजस्थानी। मतलब अधिकतर अभिलेख संस्कृत में या राजस्थानी में लिखे गए थे।
और इनकी लिपि देखी जाए तो नागरी, महाजनी और हर्षकालीन है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रमुख अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हैं जो राजस्थान के इतिहास को हमें बताते हैं। पहला अगर हम बात करें तो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख हमें कहाँ से मिले हैं, तो ये सब हम जानते ही हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख हमें मिले हैं राजस्थान में, जयपुर के निकट बैराठ एक स्थान है, वहाँ से हमें अशोक के अभिलेख मिले हैं। ये बैराठ नामक स्थान से। और इसके भी दो अभिलेख मिले हैं बैराठ से, एक तो भाबरू शिलाफलक और दूसरा बैराठ अभिलेख। एक तो भाबरू शिलाफलक के नाम से है और दूसरा बैराठ अभिलेख के नाम से है। तो ये अपन देखें कि भाबरू शिलालेख किसको मिला, किसने उसकी खोज की, ये भी ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो भाबरू शिलालेख की खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। इसके बाद हम देखते हैं कि यह शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये बैराठ में एक बीजक की पहाड़ी है, वहाँ से ये शिलालेख हमको प्राप्त हुआ है। और अब ये देखते हैं कि इस शिलालेख में क्या हमें जानकारी मिलती है। एक तो ये मिलता है कि ये सम्राट अशोक का है, और दूसरी जानकारी मिलती है कि इसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उनमें अपनी आस्था व्यक्त की है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, इनमें अपनी आस्था वो प्रकट करता है। यह अभिलेख अशोक की बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि अशोक का वह कौन सा अभिलेख है जो उसके बौद्ध धर्म में आस्था को प्रकट करता है, तो ये है बैराठ में भाबरू अभिलेख। अब ये देखिए, यह अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है। अशोक का अभिलेख है तो ये पाली भाषा में लिखा गया है। और अब ये देखें कि अब यह अभिलेख कहाँ स्थित है, तो वर्तमान में यह कलकत्ता संग्रहालय में संरक्षित है, और इसी वजह से इसको कलकत्ता बैराठ अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड। अब दूसरा अभिलेख है नगरी का अभिलेख। इस स्लाइड में ये थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा ठीक से, नगरी का अभिलेख। तो यह अभिलेख, इसका समय अगर देखा जाए तो ये 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, नगरी नामक स्थान जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है वहाँ से ये प्राप्त हुआ है। वर्तमान में अगर देखें कि ये अभिलेख कहाँ पर संरक्षित किया गया है, तो ये उदयपुर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इस अभिलेख की भाषा अगर हम देखें तो इसकी भाषा है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा में आ सकती है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि राजस्थान के वे कौन से 2 अभिलेख हैं जिनको जुड़वा अभिलेख कहा जाता है। तो ये हैं नगरी अभिलेख और घोसुंडी शिलालेख। ये 2 अभिलेख ऐसे हैं जिन्हें राजस्थान का जुड़वा अभिलेख कहा जाता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर का जो अभिलेख देखते हैं वो है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख मैंने बताया ना अभी, जुड़वा अभिलेख में आता है नगरी अभिलेख के साथ साथ। नगरी अभिलेख और घोसुंडी शिलालेख राजस्थान के जुड़वा अभिलेख है। तो घोसुंडी शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि यह शिलालेख राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित है और सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन उल्लेख हमें घोसुंडी शिलालेख में ही मिलता है। अब इसमें भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि एक शिलालेख है जिसको राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहते हैं, और ये है वैष्णव या भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेख। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो आगे आने वाली स्लाइड में आएगा। ये वैष्णव संप्रदाय संबंधित है सबसे प्राचीन। दूसरी अगर इसकी बात देखी जाए तो ये इसका समयकाल है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसकी भाषा भी संस्कृत है और लिपि ब्राह्मी है। इसका दूसरा नाम है हाथीवाड़ा
अभिलेख, इसको हाथीबाड़ अभिलेख भी कहते हैं। यह शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो यह चित्तौड़गढ़ के निकट एक गांव है घोसुंडी, वहीं से ये प्राप्त हुआ और उसी गांव के नाम से इसका नाम रखा गया है। अब ये बात की जाए कि इस शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसको सबसे पहले पढ़ा था डॉक्टर D.R. भंडारकर ने। ठीक है, घोसुंडी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने का श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर D.R. भंडारकर को जाता है। इसमें एक चीज़ और आती है कि इस अभिलेख में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम दूसरा अभिलेख देखते हैं, बड़ली का शिलालेख। सॉरी, रमट गया। बड़ली का शिलालेख, यह शिलालेख अगर देखें हम तो यह शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, दूसरा शिलालेख आएगा जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है, तो वो यही बड़ली का शिलालेख है। अब इसका देखें कि ये कहाँ स्थित है, तो यह अजमेर राजस्थान में स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता एक ये है कि यह शिलालेख अशोक से भी पहले का माना जाता है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले के माने जाते हैं, लेकिन एक ये अभिलेख है बड़ली का शिलालेख जो अशोक से भी पहले का माना जाता है। यह ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन शिलालेख अगर हम देखें तो वो कौन सा है? बड़ली का शिलालेख। इस अभिलेख की जो खोज की बात करें कि इस अभिलेख की खोज किसने की थी, तो खोज की थी इसकी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। बड़ली के शिलालेख की खोज किसने की थी? G.H. ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। कहाँ से की? ये अजमेर में एक मंदिर है बिलोत माता का मंदिर, वहीं से इस अभिलेख की खोज की गई। अब वर्तमान में देखें कि वर्तमान में यह शिलालेख कहाँ स्थित है। वर्तमान में यह अजमेर संग्रहालय में संरक्षित है। ये संग्रहालय भी याद रखने के बहुत कंफ्यूज करते हैं, कौन सा अभिलेख किस संग्रहालय में संरक्षित। तो बड़ली का शिलालेख अजमेर से ही मिला है और अजमेर संग्रहालय में ही संरक्षित है। अगली स्लाइड हम देखते हैं। 5वां शिलालेख है अपना मानमोरी का अभिलेख। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है मानमोरी का शिलालेख। यह मौर्य वंश से संबंधित है। और इसके अगर प्रशस्तिकार की बात की जाए कि इस प्रशस्ति को किसने लिखा, तो इसके प्रशस्तिकार है शिवादित्य। अब इसको देखें कि यह किस इतिहासकार को मिला था ये अभिलेख, तो यह मिला था कर्नल टॉड को। और किस स्थान से मिला था? यह चित्तौड़ से मिला था मानमोरी का अभिलेख। इस अभिलेख में जो वर्णन मिलता है, एक तो अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है, दूसरा इस अभिलेख में महत्वपूर्ण चित्रांगद मौर्य का उल्लेख मिलता है। चित्रांगद मौर्य कौन थे? जिन्होंने चित्तौड़ के किले का निर्माण करवाया था। इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण वो विशेषता है वो ये है, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है कि कर्नल टॉड जो था इस अभिलेख को इंग्लैंड ले जा रहा था, परंतु यह अभिलेख इतना भारी था कि इसके जहाज़ का संतुलन बिगड़ने लगा था। इसलिए उनको अपनी जान बचाने के लिए इस अभिलेख को समुद्र में फेंकना पड़ा था। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि किस अभिलेख को कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। तो यही वो अभिलेख है मानमोरी का अभिलेख, जिसको कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। ओके, इसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब
ये मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है। अगर मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाती हूँ, ज़्यादा अभिलेख लेके आती हूँ तो उनको याद रखने में कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैं एक एक दो दो तीन तीन अभिलेख लेके आऊँगी और छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँगी जिससे याद रखने में आसानी हो, कन्फ्यूज ना हो। इसके बाद इन सबको जो हमने पढ़ा है, इसके बाद हम इसमें से ही प्रश्नोत्तर देखते हैं जिससे हम साथ ही इसका रिवीजन कर लें और हमें अच्छे से याद हो जाए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत आती हैं? पहला है मुद्रा, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है स्मारक, चौथा है ये सभी। इसको आप आराम से बता दोगे पुरातात्विक स्रोतों में क्या आता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं, सभी आते हैं। साहित्य को छोड़ दें और सही पुरातात्विक साक्ष्यों में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? स्थापना की गई तो ध्यान रखना है कौन सा ऑप्शन आएगा। पहला है 1861, दूसरा है 1871, तीसरा है 1903, चौथा है 1921। तो इसमें आएगा पहला ऑप्शन 1861। 1871 में क्या हुआ था? राजस्थान में सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है। 1903 में क्या हुआ था कि राजस्थान में जो सर्वेक्षण कार्य हो रहा था उसका पुनर्गठन हुआ था। ये चीज़ है स्लाइड में मैंने बताई नहीं है। 1903 में पुनर्गठन हुआ था और ये पुनर्गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ था जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सॉरी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में ये पुनर्गठन इसका हुआ था। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, जेम्स टॉड, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, चौथा है ACL कार्लाइल। तो ये मैंने बताया था किसके नेतृत्व में की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। अलेक्जेंडर कनिंघम। अगली स्लाइड देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कब से प्रारंभ किया गया? मैं कई बार बता चुकी हूँ। तो सर्वेक्षण कार्य राजस्थान में कब से प्रारंभ किया गया? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 1861, दूसरा है 1871, तीसरा है 1903, चौथा है 1921। तो इसका क्या होएगा राजस्थान में? 1871। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा है जॉन मार्शल, तीसरा है BV लाल, चौथा है ACL कार्लाइल। तो इसका आंसर क्या आएगा? द ACL कार्लाइल। अगला क्वेश्चन है, जिन अभिलेखों में किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है वह कहलाती है। ये मैंने ध्यान बताया था तुमको। उपलब्धियों की गाथा किस अभिलेख में होती है? पहला ऑप्शन है रासो, दूसरा है प्रशस्ति, तीसरा है ख्यात, चौथा है फरमान। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या आएगा? प्रशस्ति। अगली स्लाइड पर चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा विज्ञान है जिसमें अभिलेखों का अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोलॉजी, तीसरा है एपिग्राफी, चौथा है होलोग्राफी। तो आया था, इसमें पढ़ाया था मैंने। क्या आएगा आंसर? एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पुराने अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? देखते हैं ऑप्शन।
पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा स्कंदगुप्त, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय और चौथा है नागभट्ट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? अशोक। अगला क्वेश्चन है, भारत में संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख देखा जाए तो कौन सा अभिलेख है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मानमोरी अभिलेख, दूसरा है जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है चीरवे का अभिलेख, चौथा है बिजोली अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख माना जाएगा संस्कृत भाषा का सबसे पहला? ये सारे ही संस्कृत भाषा के हैं, लेकिन सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, जो रुद्रदामन शासक रुद्रदामन का से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेख बहुत बार पूछा जाता है, राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पहला ऑप्शन देखते हैं नगरी, दूसरा विराटनगर, तीसरा है चित्तौड़, चौथा है नलियासर। तो सबको पता है बैराट को ही विराटनगर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष मिले? तो बौद्ध धर्म से संबंधित कौन था? सम्राट अशोक। तो उसके अभिलेख कहाँ से मिले? अभी बताया था ऊपर के क्वेश्चन में। क्या आएगा? बैराट। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने किस अभिलेख में बौद्ध धर्म की त्रिरत्न में अपनी आस्था व्यक्त की थी? त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। और ये कौन से अभिलेख में है? ये सारे चारों ऑप्शन ये अशोक से ही संबंधित है। पहला भाब्रू अभिलेख, दूसरा कालसी अभिलेख, तीसरा मास्की अभिलेख, चौथा धौली अभिलेख। तो किस अभिलेख में बौद्ध धर्म की त्रिरत्न? भाब्रू अभिलेख, जो राजस्थान के जयपुर के निकट बैराट से मिला है। अगला क्वेश्चन है, भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? इस शिलालेख को तो किसने लिखवाया था? अशोक ने। और इस शिलालेख की खोज किसने की थी? तो शिलालेख की खोज करने वाले कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। जेम्स टॉड, दूसरा टिफेन थेलर, तीसरा कैप्टन बर्ट, चौथा है जेम्स प्रिंसेप। तो कौन थे भाब्रू शिलालेख की खोज करने वाले? कैप्टन बर्ट। अगला क्वेश्चन है, भाब्रू अभिलेख वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में अगर ध्यान से नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन पढ़ लिया तो गलत हो सकता है। वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये बताया था मैंने, कलकत्ता संग्रहालय में। इसका नाम भी बताया था, कलकत्ता संग्रहालय में स्थित होने के कारण का नाम क्या है? कलकत्ता बैराट संग्रहालय, अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, नगरी अभिलेख कहाँ से मिला है? तो इसके ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा उदयपुर संग्रहालय, तीसरा दिलवाड़ा, चौथा जयपुर। तो कहाँ से मिला है? ये चित्तौड़गढ़ से। और वर्तमान में कहाँ स्थित है? अगर ये पूछ ले नगरी अभिलेख वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आंसर आएगा उदयपुर संग्रहालय। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे अभिलेख जिन्हें जुड़वा अभिलेख कहा जाता है? बताया था कौन से अभिलेख हैं वो? भाब्रू और बैराट, दूसरा नगरी और घोसुंडी, तीसरा बडली और नगरी, चौथा नगरी और मानमोरी। तो कौन से हैं वो? ये हैं दूसरा ऑप्शन, नगरी और घोसुंडी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत में भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो ये मैंने बताया था, भागवत संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख। पहला ऑप्शन देखते हैं इसका बैराट, दूसरा है नगरी, तीसरा है मानमोरी, चौथा है घोसुंडी। तो क्या बताया था इसका? भागवत संप्रदाय से संबंधित कौन सा है प्राचीनतम? घोसुंडी। अगला क्वेश्चन है, घोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसमें ऑप्शन देखते हैं, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर और जयपुर। तो कहाँ से मिला है घोसुंडी शिलालेख? मैंने बताया था, इस चित्तौड़गढ़ में एक गांव है घोसुंडी, जिसके नाम पर इसका नाम घोसुंडी शिलालेख पड़ा है। तो आंसर क्या आएगा? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, घोसुंडी शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम किसे जाता है? सबसे पहले घोसुंडी शिलालेख को किसने पढ़ा था? ऑप्शन है, पहला है जेम्स प्रिंसेप, दूसरा है दयाराम साहनी, तीसरा है डी.आर. भंडारकर, चौथा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी.आर. भंडारकर।
अगला क्वेश्चन है राजस्थान का वह अभिलेख जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। तो कौन सा अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है? पहला है मानमोरी अभिलेख, दूसरा है नगरी अभिलेख, तीसरा है गोसुंडी अभिलेख और चौथा इन सभी में। तो किस अभिलेख में मिलता है अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख? तो अभी मैंने बताया था कौन सा ऑप्शन है, थर्ड, गोसुंडी अभिलेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख मिलता है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख देखते हैं। पहला ऑप्शन भापरू अभिलेख, दूसरा गोसुंडी अभिलेख, तीसरा नगरी अभिलेख और चौथा बड़ली का शिलालेख। तो कौन सा बताया था सबसे प्राचीनतम? मैंने इस पे पढ़ाते टाइम इसे ध्यान भी दिलवाया था कि कौन सा अभिलेख सबसे प्राचीनतम है। तो ये है बड़ली का अभिलेख, का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह शिलालेख कौन सा है जो अशोक से भी पहले का माना जाता है? जो सबसे प्राचीनतम है वही अशोक से पहले का माना जाता है। तो ये कौन सा हो गया? बड़ली का शिलालेख। अब ये पूछ लिया कि बड़ली का शिलालेख कहाँ स्थित है। तो बड़ली का शिलालेख कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं, जयपुर, नागौर, उदयपुर और अजमेर। तो कहाँ स्थित है बड़ली का शिलालेख? ये स्थित है अजमेर में। अब ये देखते हैं कि राजस्थान में ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख, तो वही बड़ली का शिलालेख, यही ब्राह्मी लिपि का सबसे प्राचीन अभिलेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ली के शिलालेख की खोज किसने की थी। इसकी खोज की बात की जाए तो बड़ली शिलालेख खोज किसने की? ऑप्शन देखते हैं, कैप्टन बर्ट, जेम्स टॉड, तीसरा GH ओझा, चौथा है DR भंडारकर। तो किसने की थी ये मैंने बताया था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मतलब GH ओझा। अगला क्वेश्चन है मानमोरी शिलालेख के प्रशस्तिकार है। प्रशस्तिकार मैंने सारी इनमें जो भी अभिलेख पढ़ाए उनमें एक ही का बताया है, और कौन सा है देखते हैं। ऑप्शन पहला गुणभद्र, दूसरा दीपक, तीसरा शिवादित्य और चौथा इनमें से कोई नहीं। याद आई गया होगा कौन सा है, शिवादित्य। अगला क्वेश्चन है मानमोरी अभिलेख कर्नल टॉड को कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से प्राप्त हुआ था ये बताइए। पहला ऑप्शन अजमेर, दूसरा बैराट, तीसरा उदयपुर, चौथा चित्तौड़गढ़। कहाँ से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़गढ़ से। अब लास्ट क्वेश्चन इस स्लाइड का देखते हैं, किस अभिलेख को कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंकवा दिया था? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो ये कौन सा है? मानमोरी का अभिलेख। मानमोरी का अभिलेख जिसको कर्नल टॉड ने समुद्र में फेंक दिया था। ये वीडियो क्लासेज मैं अभी शुरू कर रही हूँ यूट्यूब पे, इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मेरे से बीच बीच में जो गलतियाँ हो रही हैं उनको सुधारने के आप सुझाव मुझे देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, इन गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे। बाकी पढ़ाने में कोई गलती नहीं हुई है, जो भी मैंने पढ़ाया वो ऑथेंटिक बुक में से पढ़ाया है। इसलिए पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम। थैंक यू।